आज 2 अक्टूबर का दिन है। भारत और पूरा विश्व गांधी जयंती मना रहा है और 2 अक्टूबर 1994 के दिन ही जब पूरे देश में गांधी जयंती के कार्यक्रम शुरू हुए और जिस समय राजघाट पर देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति अहिंसा के पुजारी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर रहे थे, ठीक उसी समय रामपुर तिराहा और सिसोना के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 पर हिंसा का सबसे बड़ा तांडव हो रहा था। कई साथियों के शहीद होने और हजारों आंदोलनकारियों के घायल होने के बाद भी लुटे पिटे हजारों लोगों ने वहीं सड़क पर बैठकर गांधी को याद करते हुए सरकारी कत्लेआम, व्यभिचार और हिंसा के विरोध में शाम तक शांतिपूर्ण सभा की। राजनीति फिल्म में एक डायलॉग है कि राजनीति में मुर्दों को बचा कर रखा जाता है ताकि सही समय आने पर उनका ठीक ठीक जगह इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ भी मुर्दों को बचा कर रखा गया, बाद में उनका ठीक ठीक जगह ठीक ठीक मात्रा में इस्तेमाल भी किया गया। इस्तेमाल उस हद तक किया गया कि मुर्दे ही दोषी पाए गए, मुर्दों को ही जिम्मेदार ठहराया गया और मुर्दों को ही बाद में सज़ा भी दी गई। बचे सरकार और प्रशासन, उनको समय समय पर शाबाशी के तमगे पहनाए जाते रहे। 1 और 2 अक्टूबर के रोज़ गुरुकुल नारसन और रामपुर तिराहा में क्या घटित हुआ, इसे जानने से पहले हमें थोड़ा पृष्ठभूमि से शुरू करना चाहिए। बात उन दिनों की है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेजों ने प्रशासन की सुविधा के लिए भारत को अलग अलग प्रांतों में विभाजित किया। इन्हीं में से एक संयुक्त प्रांत भी था जिसमें आज का पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कुछ आसपास के अन्य छोटे मोटे क्षेत्र भी थे। इस समय उत्तराखंड के जिस हिस्से पर अंग्रेजों का शासन था उसे ब्रिटिश कुमाऊं और ब्रिटिश गढ़वाल कहा जाता था, जिसमें लगभग 3/4 उत्तराखंड का भूभाग सम्मिलित रूप से था। अब आंदोलन पर आए तो उत्तराखंड की मांग कोई नई मांग नहीं थी, बल्कि बहुत लंबे समय से पढ़े लिखे पहाड़ी अपनी अलग राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को मान्यता दिलाने का प्रयास कर रहे थे। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में पहली बार जून 1897 में महारानी विक्टोरिया को एक पत्र भेजा जाता है। इसके अलावा नवंबर 1923 और 1928 में भी तत्कालीन गवर्नर को एक पत्र भेजकर संयुक्त प्रांत से अलग एक कुमाऊं प्रांत बनाने की मांग की जाती है। आज़ादी के बाद यह मांग और भी तेज हो जाती है। बद्रीदत्त पांडे, पीसी जोशी जैसे लोग इसमें जुटे रहे, क्योंकि स्वाधीनता पूर्व से ही भौगोलिक भिन्नता युक्त इस क्षेत्र में अनियंत्रित दोहन की जो शुरुआत अंग्रेजों ने की थी वो आज़ादी के बाद भी बदस्तूर जारी रही। सरकारी अधिकारियों और माफियाओं की मिली भगत से व्यापक पैमाने पर कच्चे माल का दोहन कर मैदानों को भेजा जाता रहा। खड़िया, चूना, तांबा, मैग्नेसाइट निकाल कर इन्होंने पहाड़ खोखले कर दिए। इमारती लकड़ी के लिए तो जंगलों का इस कदर सफाया किया गया कि हालात इतने खराब हो चुके थे कि महिलाओं को चिपको आंदोलन शुरू करना पड़ा। अब 60 के दशक तक तो कुछ ही संगठन और लोग पृथक राज्य की मांग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया तो मांग और भी तेजी से की जाने लगी कि हिमाचल प्रदेश भी एक पहाड़ी क्षेत्र था उत्तराखंड की तरह ही, और जिसके बाद 1986 वह निर्णायक वर्ष रहा जब राज्य के लिए पहाड़ के छोटे बड़े संगठन मांग उठाने लगे, क्योंकि इसी वर्ष मिजोरम को भी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। सितंबर 1988 में उक्रांद या यूकेटी ने राज्य के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन की घोषणा की। हजारों पहाड़ियों ने इस समय अपनी गिरफ्तारियां भी दी। अब तक रहे मुख्यमंत्रियों जिनमें गोविंद बल्लभ पंत, संपूर्णानंद, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, इन सभी लोगों ने और इनके अलावा और भी मुख्यमंत्रियों ने उत्तराखंड राज्य की मांग को पूरी तरह से ठुकरा दिया था। 1991 वह साल था जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। उसने 12 अगस्त को ही उत्तरांचल राज्य का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेज दिया। 1991 से 92 में बीजेपी व अन्य सांसद इस मांग से संबंधित प्रश्न राज्यसभा और लोकसभा में उठाते रहे। स्थिति विस्फोटक है और स्थिति अराजक तत्वों के हाथ में जा सकती है। You have to wait for 30 minutes only. No, sir, this is very important. खंडूरी जी को आप मौका दे दें। Now react and react quickly. अध्यक्ष महोदय, हिमालय में चिंगारियां उड़ रही हैं। मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि अब आप किस वजह से रुके हुए हैं? बड़ी संख्या में वहाँ पूर्व सैनिक रहते हैं, वो गंभीर आग में बदल सकती हैं। सीमा से लगा हुआ प्रदेश है। एक महिला के साथ छोड़ दिए गए। बोले लीजिए ना, क्या आपकी उसमें रुचि नहीं है? इतना बड़ा इलाका है, सेपरेट सूबा उसको बना देना चाहिए था, लेकिन केंद्र फैसले नहीं करता। Sir, I request that I may please kindly be heard. उनके विरोध में हम सब 5 अगस्त 1993 को लोकसभा अध्यक्ष ने राज्य गठन के लिए जब लोकसभा में मत विभाजन कराया तो बीजेपी व अन्य समर्थक सांसदों के उपस्थित न होने के कारण उत्तराखंड के पक्ष में 98 मत और विरोध में 152 मत पड़े और राज्य गठन का मार्ग
पुनः बाधित हो गया। लेकिन अब यूकेडी व राज्य समर्थक शक्तियां निर्णायक संघर्ष छेड़ने का मन बना चुकी थी। उन्होंने पूरे क्षेत्र में लगातार आमरण अनशन व आंदोलन किए। जैसे 2 अगस्त 1994 को पौड़ी में, 1 सितंबर को खटीमा में, 2 सितंबर को मंसूरी में, 15 सितंबर को बालाघाट में, और इन स्थानों पर पुलिस ने आंदोलनकारियों पर जमकर लाठियां बरसाईं और गोलियां चलाईं, जिसके कारण कई लोग तो शहीद हो गए और कई इतनी बुरी तरह घायल हुए कि आज भी कठिनाइयों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब उस घटना पर आते हैं जिससे न केवल गांधी के आदर्शों से बल्कि भारतीय संविधान से भी आम जनमानस का विश्वास डगमगाने लगा। बात कुछ ऐसी थी कि आंदोलन के नेता ये समझ चुके थे कि अनगिनत धरने, प्रदर्शन और बंद के आयोजनों की गूंज को अनसुना करने वाली केंद्र सरकार को नींद से उठाने के लिए दिल्ली में रैली का आयोजन किया जाना चाहिए। शीघ्र ही रैली के लिए उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति को सरकार की स्वीकृति भी मिल गई। इसके लिए 2 अक्टूबर की गांधी जयंती का दिन चुना गया। मध्य हिमालय की जनभावना का एहसास कराने के लिए हिमालय की चोटी से 1 अक्टूबर 1994 को भारी जन सैलाब दिल्ली कूच के लिए उमड़ पड़ा। 1 अक्टूबर इसलिए क्योंकि सीमांत क्षेत्रों से दिल्ली की दूरी अधिक थी। इस समय आंदोलनकारियों के समक्ष जो सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरी वह उत्तर प्रदेश सरकार थी, जिन्होंने आंदोलनकारियों को दिल्ली जाने से रोकने की कसम ही खा रखी थी। अब पहाड़ की सीमा में तो आंदोलनकारियों को रोकना असंभव था। इसलिए मेरठ के मंडलायुक्त ने क्या किया कि 30 सितंबर 1994 को मेरठ परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक की उपस्थिति में हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तथा मेरठ के जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों की संयुक्त बैठक में उत्तराखंड के समर्थन में दिल्ली में होने वाली रैली के संदर्भ में निर्देश दिए कि रैली में भाग लेने वाले व्यक्तियों व गाड़ियों की जांच की जाए। सब ठीक पाया जाता है और आंदोलनकारी समझा बुझाकर भी नहीं रुकते और जिद करते हैं तो जाने दिया जाए। अब एक तरफ तो सीमांत जिलों जैसे उत्तरकाशी, चमोली जनपदों के आंदोलनकारी 1 अक्टूबर की सुबह से ही बसों में सवार होकर दिल्ली रैली में भाग लेने के लिए रवाना होने लगी। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी आंदोलनकारियों को रोकने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि पुलिस उप महानिरीक्षक बुआ सिंह ने दोपहर 12 बजे हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर आदि जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को ये आदेश दिए कि आंदोलनकारियों की बसों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोका जाए। जैसे गढ़वाल मंडल की बसें जो ऋषिकेश होकर आगे बढ़ी, उनको रोकने के लिए शाम 4 बजे से ही पुलिस ने अपना शिकंजा कसना शुरू किया। इसी तरह देहरादून से मोहन होकर आगे बढ़ने वाली 53 बसों को 6 बजे गणेशपुर वन चौकी की जो चेक पोस्ट है वहां पर रोका गया। इसके अलावा जब बसें हरिद्वार पहुंची तो हरिद्वार से 2 अलग अलग मार्गों से आगे बढ़ी, जिसमें वाया रुड़की से जाने वाली आंदोलनकारियों की बसें हरिद्वार और रुड़की के बीच स्थित बहादुराबाद पुलिस चौकी पर रोकी गई, जिस कारण रुड़की दिल्ली मार्ग पर वाहनों की 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। इसी जाम के कारण रात 8 बजे हरिद्वार से कुछ बसों को वाया लक्सर होते हुए मंगलोर कस्बे से दिल्ली हाईवे पहुँचाने का निर्णय लिया गया। इन्हें भी पुलिस ने फेरोपुर पुलिस चौकी और मंगलोर वाली सड़क से कुछ दूरी पर एक रेलवे क्रॉसिंग है, वहां पर बंद फाटक पर ताला लगाकर इसके आगे 8-10 ट्रकों को आड़े तिरछे खड़ा करके मार्ग को बाधित करने का प्रयास किया गया। अब जब सभी बाधाओं को पार करके आंदोलनकारियों की बसें 9 बजे हरिद्वार जिले के अंतिम छोर गुरुकुल नारसन पहुंची, जिनमें सबसे पहले रुड़की होकर आई बसें और उसके पीछे लक्सर से होकर आई बसें लग गई या काफिले में शामिल हो गई, और यहाँ पर शासन तंत्र ने भारी फोर्स और पीएसी की सहायता से आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास किया। हालांकि दिन ढलने तक कई बसों को यहां से निर्विरोध आगे जाने दिया गया। इसके पीछे ये कारण बताया जाता है कि 9:02 पर पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस के महानिरीक्षक ने हरिद्वार व सहारनपुर के पुलिस अधीक्षक को वायरलेस संदेश भेजा कि आंदोलनकारियों को बल प्रयोग करके रोका जाना चाहिए और किसी भी हाल में रोका जाना चाहिए। यह संदेश मुजफ्फरनगर जिला नियंत्रण कक्ष के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। गुरुकुल नारसन में पुलिस वालों ने आगे की बसों के शीशे और लाइटें तोड़ दी और 4-5 युवतियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया। यहाँ पर पुलिस ने न केवल आंदोलनकारी महिलाओं के साथ बल्कि बीच में फंसी हुई स्पोर्ट्स की छात्राओं और यात्री परिवारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद आक्रोश में युवकों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और पुलिस द्वारा गोलियां चलाए जाने पर जमकर पथराव भी हुआ। गुरुकुल नारसन की इस घटना से पूर्व ही कुछ बसें जो आगे निकल चुकी थी उन्हें सिसोना नामक जगह पर रोक दिया गया। सिसोना से कुछ ही किलोमीटर आगे या लगभग 1.5 किलोमीटर आगे रामपुर तिराहा पड़ता है, जहां पर दिल्ली और सहारनपुर की सड़क हरिद्वार वाली सड़क से मिलती है। तो सिसोना में पुलिस ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत
4-4 की संख्या में बसों को हर आधे घंटे के अंतराल पर छोड़ने की बात कहकर सबसे आगे आई भूतपूर्व सैनिकों की बस और उसके पीछे आई महिलाओं की 3 बसों को रामपुर तिराहे की ओर जाने दिया। बाकी बसों को सिसोना में ही रोक दिया गया। जब ये चारों बसें रामपुर तिराहा पहुंची तो पुलिस ने इन्हें रैली रद्द होने की झूठी सूचना देकर के उन्हें वहीं रोक दिया। वह बस के ड्राइवरों से चाबियां छीन ली और इसके बाद पुलिस ने बस में सवार युवकों व भूतपूर्व सैनिकों को बड़ी बेरहमी से मारा पीटा और जिस कारण भगदड़ मच गई और वो लोग जान बचाने के लिए गन्ने के खेतों की तरफ भाग गए। डरी सहमी महिलाएं सिर नीचे करके बसों में ही दुबकी रही, जिन्हें पुलिस ने नीचे उतारा और उसके बाद वहां जो कुछ घटा उस घृणित, बर्बर और कायरतापूर्ण कार्रवाई से भारतीय लोकतंत्र हमेशा के लिए शर्मसार हो गया। जिस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिकी और रूसी सैनिकों ने जर्मनी में, जापानी सैनिकों ने चीन में और भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान द्वारा भेजे गए पश्तून कबाइलियों ने बारामूला में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की, वैसे ही रक्षक का चोला पहने इन राक्षसों ने, लोकतंत्र के हत्यारों ने युवतियों को छांट छांट कर एक बस में बिठाकर नीचे खड़ी महिलाओं के आभूषण लूटकर उन्हें लाठी, डंडों और राइफल की बटों से पीटकर गन्ने के खेतों की तरफ दौड़ाया। उस बस को पुलिस और पीएसी के जवान एक ऐसी सुनसान और अंधेरी जगह ले गए जहां उनके लाख चीखने, पुकारने, रोने धोने, गिड़गिड़ाने के बावजूद उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। रात 1:35 पर महिलाओं को मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन लाकर भारतीय दंड संहिता की धारा 107, 151 के तहत गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके साथी पुरुषों को 11 बजे ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इन आंदोलनकारियों पर अधिनियम के 11 झूठे मुकदमे दर्ज करके देसी कट्टे और चले हुए कारतूस बरामद करवाए गए। अगली सुबह तक कई आंदोलनकारियों ने मेघपुर, सिसोना, रेही, बठेरा, बांगोवाली तथा रामपुर के गाँवों में शरण ली तो कुछ आंदोलनकारी खेतों में ही छुपे रहे। जब सुबह हुई और भी आंदोलनकारियों की बसें सिसोना और रामपुर पहुंचने लगी और यहां पुलिस ने कुछ ही दूरी पर एक सुरक्षा दीवार बना रखी थी, जिसके पीछे बीती रात हुई जातियों और दुष्कर्मों के निशान मिटाए जा रहे थे। जब आंदोलनकारियों ने सड़क पर खून के धब्बे, फटे कपड़े और जूते चप्पल पड़े देखे तो उनका खून खौल उठना वाजिब भी था। छात्रों और युवाओं का हुजूम बोल पहाड़ी, हल्ला बोल के नारों के साथ पुलिस की ओर बढ़ा तो पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हथियारबंद दस्ते तैनात किए और लाठी बजानी शुरू कर दी। 6:40 पर लगभग 400 छात्रों का एक जत्था पुलिस की ओर बढ़ा, जिस पर बड़ी मात्रा में पुलिस ने आंसू गैस के गोले बरसाने शुरू कर दिए। गोलों के धुएं में लोगों को भागने का रास्ता नहीं दिखा और भगदड़ मचने लगी, जिसके बाद 6:50 पर पुलिस ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के आंदोलनकारियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में देहरादून के राजेश लखेड़ा, सत्येंद्र चौहान, रविंद्र रावत, गिरीश भद्री, बलवंत सिंह और ऋषिकेश के सूर्य प्रकाश थपलियाल शहीद हो गए। इसके अलावा कई लोग जीवन भर के लिए अपंग हो गए और जो आज भी बड़ी कठिनाइयों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर कांड में हजारों स्त्री पुरुष घायल हुए। यह संख्या इतनी अधिक है कि इसका अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि कई लोग तो बिना इलाज कराए ही घर चले गए और किसी ने अपने खर्चे पर इलाज करवाया। सुदूर पर्वतीय अंचलों के वो आंदोलनकारी तो अपने घर लौट गए, लेकिन वो ये प्रश्न छोड़ गए कि क्या सरकार उन्हें कभी न्याय दिला पाएगी या नहीं। अब मुलायम सरकार से तो क्या ही उम्मीद रखते। मुलायम सिंह यादव तो कुछ ही समय पहले ये कह गए थे कि मैं उनकी परवाह क्यों करूं, कौन से उन्होंने मुझे वोट दिया था। और तो और मुख्यमंत्री साहब मानते ही नहीं थे कि इसमें उनकी कोई जवाबदेही बनती है, बल्कि उन्होंने जनता से माफ़ी मांगना तक मुनासिब नहीं समझा। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब जाकर माफ़ी मांगी गई। खैर उनको छोड़िए, उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, 10 मुख्यमंत्री बदले भी जा चुके हैं, लेकिन रामपुर तिराहा कांड के दोषियों का क्या हुआ। मध्यकाल में तुलसीदास तो कह ही गए थे, कोउ निरप होए हमें का हानि। चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हों, किसी ने क्या किया। 2007 में जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी रामपुर तिराहा गए, जी हाँ, वही भुवन चंद्र खंडूड़ी जो उत्तराखंड आंदोलन से बेहद करीबी से जुड़े हुए थे, उन्होंने रामपुर तिराहा जाकर घोषणा की कि सभी पेंडिंग केस पूरी शिद्दत से लड़े जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी कुछ खास बदलाव दिखा नहीं। इसके बाद तो यही लगता है कि पंचायत के प्रधान जी ठीक ही कहा करते थे कि बेटा ये पॉलिटिक्स है, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो है नहीं कि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। झूठ, फरेब, मक्कारी, यही है राजनीति का असली सच।